हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम लोग धारा विद्युत यूनिट में एक नया हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। ये आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओम के नियम के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी हासिल किया। तो अब आज देखिए उसी पाठ का एक हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो जैसा कि पीछे वैद्युत प्रतिरोध पढ़ चुके हैं, वैद्युत प्रतिरोध बताया गया था कि कोई चालक तार में जब हम विभवांतर स्थापित करते हैं तो उसमें धारा बहना प्रारंभ होता है, और जितना विभवांतर स्थापित किया गया और जितनी धारा बही, इसके अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहा गया था। और वैद्युत प्रतिरोध चालक के पदार्थ का लाक्षणिक गुण के साथ साथ वो आकार पर निर्भर करता था। लेकिन अब एक विशिष्ट प्रतिरोध एक ऐसा प्रतिरोध है जो केवल और केवल चालक के पदार्थ का लाक्षणिक गुण है, केवल चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, यह आकार पर निर्भर नहीं करता। तो इसमें अगर एक ही पदार्थ का चालक लिया गया है तो उन सभी चालकों का आकार चाहे जो हो, विशिष्ट प्रतिरोध सबका समान होगा। जबकि वैद्युत प्रतिरोध में ऐसा नहीं था। वैद्युत प्रतिरोध में एक ही धातु के चालक का अगर आकार भिन्न भिन्न है तो वहां उसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता था। तो उससे ये अलग है। तो ये ध्यान रखिए, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात उस चालक के उस बिंदु पर हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, या चालक का हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या इसी को हम प्रतिरोधकता नाम से जानते हैं। देखिए, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल होता है E/J। पीछे हम पढ़ चुके हैं, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और J है धारा घनत्व। विशिष्ट प्रतिरोध जैसा कि परिभाषा क्या बताया गया कि चालक के भीतर, चालक कैसा चालक? धारावाही होना चाहिए, धारावाही चालक जिसमें धारा बह रही हो। धारावाही चालक के भीतर किसी बिंदु पर, धारावाही चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J का अनुपात या के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं, अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। ये हो गई इसकी डिफिनीशन कि अगर कोई धारावाही चालक है, यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो देखिए, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, रो इक्वल टू E/J। और यहां से अगर हम मात्रक निकालें, रो का मात्रक
तो रो का मात्रक क्या आएगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का अगर मात्रक कहें तो इसका मात्रक हम निकाल सकते हैं। देखिए अब मात्रक निकालना है तो ई का मात्रक और जे के मात्रक का अगर हम अनुपात ले ले तब भी निकल आएगा, या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए इसका मात्रक हम सिंप्लीफाई करके निकालें तो थोड़ा आसान हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर और चालक की लंबाई का अनुपात होती है। पीछे पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू हम लिख सकते हैं B बटा L। अगर चालक के सिरे पर स्थापित विभवांतर V है और चालक की लंबाई L है तो V और L का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तथा धारा घनत्व J, धारा घनत्व J को हम लिख सकते हैं I अपॉन A। धारा घनत्व J I अपॉन A, इसकी भी परिभाषा पीछे पढ़ चुके हो कि चालक के किसी बिंदु पर उसके एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो J इक्वल टू I अपॉन ए होता है, E इक्वल टू V अपॉन L होता है। इन दोनों वैल्यूज को इसमें रख के सिंप्लीफाई कर ले तो देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, रो इक्वल टू E की जगह पर हम लिखेंगे V अपॉन L और J की जगह पर लिखेंगे I अपॉन A। यहां से सिंप्लीफाई करें, देखिए V अपॉन I ये हो जाएगा और A ऊपर जाएगा अपॉन L नीचे आएगा, और ये V अपॉन I वोल्टेज और धारा का अनुपात, ओम के नियम में पढ़ चुके हो, वोल्टेज और धारा का अनुपात नियत होता है, इस नियतांक को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां हम जानते हैं कि V और I का अनुपात जो है वो वैद्युत प्रतिरोध R के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर अगर R रख दिया जाए, देखिए रो का मान क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू कैपिटल R इंटू A अपॉन L, ये फार्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से हम मात्रक निकालना आसान हो जाएगा, यहां से हम मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए मात्रक क्या होगा, तो मात्रक वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक और बटा लंबाई का मात्रक रख दे तो आसानी से इसका मात्रक मिल जाएगा। देखिए रो का मात्रक क्या होगा, रो का मात्रक ये बराबर होगा R का मात्रक, R का मात्रक होता है ओम, वैद्युत प्रतिरोध है इसका मात्रक होगा ओम, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे लंबाई इसका मात्रक मीटर। तो अब यहां मीटर से एक स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, तो रो का मात्रक देखिए क्या मिल जाएगा, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर ये होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। या मान लीजिए अगर हम उस चालक की लंबाई को सेंटीमीटर में लिखें और चालक के क्षेत्रफल को, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त करें और प्रतिरोध को ओम में व्यक्त करें तो इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर भी होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, और ऑप्शन में ओम सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो ओम सेंटीमीटर के रूप में भी दिया जा सकता है। अगर लंबाई मीटर में है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कहना थोड़ा असंभव सा लग रहा है। कोई तार है तो तार बहुत पतला होता है, उसका अनुप्रस्थ काट जो होता है वो वर्ग मीटर में नहीं हो सकता, तो इस कारण से ये सेंटीमीटर और वर्ग सेंटीमीटर के रूप में ज्यादातर प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर भी हो सकता है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर या अथवा ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ओम सेंटीमीटर के रूप में भी मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। अब आइए इसका विमीय सूत्र निकाला जाए। तो विमीय सूत्र क्या होगा, देखिए तो रो का अगर विमीय सूत्र निकाले तो हम मात्रक से अगर निकाले तो सीधा वैद्युत प्रतिरोध के मात्रक में लंबाई का मात्रक गुणा हुआ है, यानी वैद्युत प्रतिरोध का अगर विमीय सूत्र मालूम हो तो उसमें केवल एक यल और मल्टीप्लाई कर दे तो हमें रो का विमीय सूत्र मालूम चल जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं,
और अगर नहीं मालूम है तो डायरेक्ट सूत्र से हम निकाल सकते हैं। आर का विमीय सूत्र, ए का विमीय सूत्र, एल का विमीय सूत्र रख दें तो निकल आएगा। अब आर का नहीं याद है अगर, तो देखिए यहीं से हम तोड़ सकते हैं। आर किसके बराबर होता है? आर बराबर होता है वी अपॉन आई, और वी को लिखते क्या है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी को लिखते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू, और यहां से देखिए आई लिखा हुआ इंटू आई कर सकते हैं, क्यू को आई इंटू टी कर सकते हैं। क्यू को हम आई इंटू टी जब करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू टी के रूप में हो जाएगा। ये सूत्र को हम सिंप्लीफाई कर ले तो आसान हो जाता है थोड़ा। अब यहां से देखिए W का विमीय सूत्र हमें मालूम होना चाहिए, ML2T-2, ML2T-2, और I के लिए हम A2 लिख देते हैं। I स्क्वायर है तो A2 हो जाएगा, और समय T है तो यहां कैपिटल T लिख देंगे। तो यहां से देखिए R का विमीय सूत्र क्या मिल जाएगा? ML2T-3 A-2। ये पीछे भी बताया जा चुका है। यहां से हमने आर का विमीय सूत्र निकाल लिया। अब यही आर का विमीय सूत्र रख दिया जाए, देखिए ML2T-3 A-2 ये हो जाएगा वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र। अब साथ में क्षेत्रफल का लिखना है, तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है L2, और नीचे है लंबाई, तो लंबाई का विमीय सूत्र L। अब यहां से L की एक घात यहां कैंसिल हो जाएगी, यहां से एक L से एक L की घात कैंसिल होगी, एक L से एक इसकी घात कैंसिल होगी। अब L की एक घात बची, एक घात यहां दो घात यहां, टोटल अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा ML3T-3 A-2, ये आ जाएगा ML3T-3 A-2। ये विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र कहा जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र मिल गया। अब देखिए यहां से R का हम निकाल सकते हैं, R का रूप निकाल सकते हैं। देखिए R बराबर अगर लिखा जाए इस सूत्र से, R बराबर हमको मालूम चल जाएगा रो इंटू एल बटा ए, इस रूप में भी कर सकते हैं। R बराबर रो इंटू एल बटा ए। अब हमें मालूम है कि किसी धातु, एक ही धातु के लिए रो का मान नियत होता है। विशिष्ट प्रतिरोध एक ही धातु चालक है अगर, तो वह आकार पर निर्भर नहीं करता, वो धातु के पदार्थ का या उस तार के चालक के पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है, वो आकार इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। तो रो एक ही धातु के चालकों के लिए नियत होता है। यहां से हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल होता है L बटा A, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। मतलब वैद्युत प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात के अनुक्रमानुपाती। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अब इस पर थोड़ा सा चर्चा कर ले। वैद्युत प्रतिरोध की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भरता कैसे है। देखिए यहां से देखा गया कि वैद्युत प्रतिरोध R जो है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, R प्रोपोर्शनल टू L, लंबाई के अनुक्रमानुपाती। मतलब कोई चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। ये क्या बता रहा है कि लंबाई बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। और दूसरी बात यहां क्या मालूम चल रही है, तथा R प्रोपोर्शनल टू 1/A, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो A मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो निश्चित ही प्रतिरोध घटेगा, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट रहा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ए के घटने पर R बढ़ेगा और ए के बढ़ने पर R घटेगा। तो यहां देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम मोटाई मान सकते हैं। जिस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है वो चालक तार उतना ही मोटा कहा जाता है। तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि चालक की मोटाई बढ़ने पर
चालक की मोटाई बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध घटता है। ये व्युत क्रमानुपात में है, R व्युत क्रमानुपाती है A के। तो अगर मोटाई बढ़ रही है तो वैद्युत प्रतिरोध घटेगा, मोटाई अगर घट रही है तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहां देखिए व्युत क्रमानुपात लेकर चलेंगे। अब हम जानते हैं मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट जो होता है वो वृत्तीय होता है। हम क्षेत्रफल A को पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल A को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और पाई कांस्टेंट होता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं त्रिज्या से भी रिलेशन निकाल सकते हैं कि R त्रिज्या के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है, R त्रिज्या के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। चालक के त्रिज्या चालक की जितना छोटी होगी वैद्युत प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और त्रिज्या जितना अधिक होगी वैद्युत प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो चालक की त्रिज्या बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध घटेगा और त्रिज्या घटने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहां से हम त्रिज्या से भी रिलेट कर सकते हैं इसको। चालक की त्रिज्या घटने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। यहां से हमें क्या मालूम चला कि मोटे तार जो होते हैं उनका वैद्युत प्रतिरोध कम होता है, और जो पतले तार होते हैं उनका वैद्युत प्रतिरोध अधिक होता है। तार जितना ही पतला होगा उतना ही वैद्युत प्रतिरोध ज्यादा होगा। और पहले वाले से क्या मालूम चला कि तार की लंबाई बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, इसीलिए ज्यादा लंबा वायर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर कहीं हमें बल्ब का कनेक्शन करना है तो वहां अधिक लंबा तार अगर जोड़ लेंगे तो शायद बल्ब वहां ना ग्लो कर पाए, जल ना सके, क्योंकि तार की लंबाई बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता जाता है। इसलिए बहुत बड़े सर्किट की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, हम कोशिश करते हैं कम से कम परिपथ छोटा रहे। परिपथ छोटा रहने से उसका वैद्युत प्रतिरोध कम होगा। तो अब यहां से देखिए एक केस यहां से हमको क्या मालूम चला। मान लीजिए दो चालक है, उनकी तुलना की जा रही है। एक चालक की लंबाई L1 है और दूसरे चालक की लंबाई L2 है। एक का क्षेत्रफल A1 है और दूसरे का A2 है। तो यहां से हम संबंध क्या निकाल सकते हैं R के लिए? यहां से हम संबंध क्या निकाल सकते हैं कि R बराबर L1 बटा L2 गुणे A2 बटा A1, ये लिख सकते हैं। R बराबर L1 बटा L2 गुणे A2 बटा A1, यह संबंध हम बना सकते हैं। अगर किसी चालक तार का लंबाई भिन्न भिन्न करने पर, भाई लंबाई बदलेंगे तो निश्चित ही त्रिज्या बदलेगा और जिसके कारण क्षेत्रफल भी बदलेगा। अब यहां इस तरीके से भी दिखा सकते हैं L1 बटा L2 ये बराबर होगा, ये दो चालक के लिए लिया गया तो इसको हम R1 बटा R2 दिखा सकते हैं। R1 बटा R2, R1 बटा R2 ये बराबर होगा L1 बटा L2 गुणे A2 बटा A1। और इसको त्रिज्या के रूप में अगर लिखना है तो त्रिज्या के रूप में हम लिख सकते हैं, देखिए L1 बटा L2 इंटू इसको लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर और नीचे इसको पाई R1 स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। यहां R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर के रूप में भी दिखाया जा सकता है। तो यह केस, इस सूत्र को भी हमें ध्यान रखना होगा, महत्वपूर्ण केस है यहां कि R लंबाई के अनुक्रमानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और त्रिज्या के वर्ग के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें एक केस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है कि अगर किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई बढ़ाई जाए, भाई अगर कोई तार है उसकी खींचकर लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके वैद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या कोई तार है उसको दबाकर उसकी लंबाई कम कर दी जाए, दबाकर या उसी को मोड़कर, भाई तार को दोहरा करके मोड़ दिया जाए तो लंबाई उसकी कम हो जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होंगी। अगर कोई तार को खींचकर लंबा किया जा रहा है तो उसकी लंबाई बढ़ने से उसकी मोटाई में कमी आएगी, त्रिज्या घटेगी। और अगर किसी तार को मोड़कर उसको दोहरा करके मोड़ा जा रहा है तो लंबाई घटने से उसकी मोटाई बढ़ेगी। तो यहां दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो रही है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें से किसी एक विमा की बात
मालूम रहेगी हमको प्रश्न में, और डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कि लंबाई खींचकर n गुना कर दिया गया तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न इस पर पूछा जाता है। तो एक बात यहां ध्यान रखिएगा, तार को खींचने अथवा दबाने पर अगर बढ़ाया जा रहा हो, यदि तार को खींचकर अथवा दबाकर या मोड़कर मतलब दोहरा करके उसको मरोड़ दिया जाए। यदि तार को खींचकर अथवा दबाकर या मोड़कर उसकी लंबाई में परिवर्तन करते हैं तो तार की त्रिज्या और प्रतिरोध दोनों बदल जाएंगे। तो तार की त्रिज्या कहिए या मोटाई कहिए, दोनों चीजें परिवर्तित होंगी। लंबाई अगर दुगुना कर रहे हैं तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, लंबाई 4 गुना करेंगे तो त्रिज्या 1/4 रह जाएगी। तो इस प्रकार से एक को अगर बढ़ा रहे हैं तो निश्चित ही दूसरा घट जाएगा। अब अगर हम संबंध निकालना चाहें डायरेक्ट, कि प्रतिरोध का डायरेक्ट लंबाई के साथ संबंध निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण केस है कि अगर कोई तार को खींचकर उसकी लंबाई बढ़ाई जा रही है तो खींचने पर उसके द्रव्यमान तथा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। लंबाई भले ही बढ़ जा रही हो, क्षेत्रफल भले ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट रहा हो या त्रिज्या घट रही हो, लेकिन द्रव्यमान और आयतन ये नियत रहेगा। खींचने या दबाने के केस में द्रव्यमान या आयतन नियत रहता है। तार का आयतन तथा द्रव्यमान नियत रहता है। ये बातें ध्यान रखेंगे। अब देखिए आयतन, मान लीजिए प्रारंभ में तार का लंबाई L1 था, उसका क्षेत्रफल A1 था और तब उसका प्रतिरोध R1 है। देखिए तार का प्रतिरोध R1 कब है? जब उसकी लंबाई L1 है और उसका क्षेत्रफल A1 है। और क्षेत्रफल A1 के साथ साथ अगर त्रिज्या को रिलेट करें तो त्रिज्या को हमने R1 मान लिया। कि तार की एक पहली अवस्था है जब तार का प्रतिरोध R1 था, उस समय उसकी लंबाई L1 थी, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 था और त्रिज्या R1। और दूसरी अवस्था मतलब इसकी लंबाई को खींचकर L2 कर दिया गया, तो निश्चित ही क्षेत्रफल बदल जाएगा, A2 हो जाएगा और त्रिज्या बदल के R2 हो जाएगी। तो सेकंड केस में इसके प्रतिरोध को हमने लिख दिया R2, और प्रतिरोध R2 जब हुआ तो लंबाई बदल के L2 हो गया, क्षेत्रफल A2 हो गया और त्रिज्या R2 हो गया। तो इस केस में अगर देखा जाए तो आयतन दोनों ही केसों में समान होगा। आयतन दोनों ही केसों में समान होगा। तो आयतन क्या होता है? तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई का गुणनफल तार के आयतन के बराबर होगा। तार का आयतन अगर तार का आयतन निकालें तो दोनों केसों के लिए हम A1 इंटू L1 लिख सकते हैं, A1 इंटू L1, और ये बराबर होगा A2 इंटू L2। दोनों ही केसों में क्षेत्रफल और लंबाई का गुणनफल आयतन के बराबर होगा।
और आयतन दोनों ही केसों में बराबर होगा। तो यहां से क्या मिला, A1L1 बराबर A2L2। अब यहां से अगर L2 बटा L1 निकालें, L2 बटा L1 या L1 बटा L2, ये बराबर होगा A2 बटा A1 के। L1 बटा L2 ये A2 बटा A1 के बराबर होगा। त्रिज्या के रूप में अगर लिखें, तो त्रिज्या के रूप में लिखें अगर, तो यहां से देखिए A2 को लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर हो जाएगा, और A1 को लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर के भी बराबर किया जा सकता है। अब इन्हीं फार्मूलों में अगर हम A2 बटा A1 को L1 बटा L2 रख दें, तो ये L1 बटा L2 के पदों में स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी इस संबंध से देखिए, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, और इस संबंध से हम लंबाई और त्रिज्या या क्षेत्रफल के रूप में इसका संबंध निकाल सकते हैं। देखिए यहां से संबंध हमको क्या मिलेगा, समीकरण 1 से R1 बटा R2 का मान देखिए क्या मिल जाएगा, R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 है, और इंटू A2 बटा A1, और यहां से देखिए A2 बटा A1 ये L1 बटा L2 के बराबर है, A2 बटा A1 L1 बटा L2 के बराबर है। तो अब इसकी जगह पर हम L1 बटा L2 अगर रखें, तो ये दोनों गुणा होके L1 बटा L2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला केस हो जाएगा। अब यहां त्रिज्या वाले रूप में आ जाइए, तो त्रिज्या वाले रूप में आ जाइए, और चाहे क्षेत्रफल वाले रूप में लिखना है, तो अब हम अब की बार L1 बटा L2 को A2 बटा A1 लिख दें, L1 बटा L2 को A2 बटा A1 लिख दें, तो ये A2 बटा A1 का स्क्वायर हो जाएगा, A2 बटा A1 का स्क्वायर, इस रूप में कर सकते हैं। अब त्रिज्या वाले पद में अगर लिखना है हमको, तो त्रिज्या वाले पद में भी बदला जा सकता है। देखिए कैसे, L1 बटा L2 ये R2 बटा R1 और दोनों पर स्क्वायर लगा है, R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर के बराबर है। तो अब यहां देखिए L1 बटा L2, इस वाले केस में L1 बटा L2 और R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर, इन दोनों के गुणनफल के बराबर है R1 बटा R2। त्रिज्या के पदों में लिखना है, तो L1 बटा L2 की जगह पर हम R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां जब R2 स्क्वायर और R1 स्क्वायर लिखेंगे अनुपात के रूप में, तो गुणा करने पर यह आ जाएगा R2 पावर 4 बटा R1 पावर 4, मतलब ये 4 घात के रूप में यह संबंध हमको प्राप्त हो, यह संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण संबंध है। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाए, तब लंबाई को खींचकर हमने n गुना कर दिया, मतलब बाद वाली लंबाई जो है L2 ये n इंटू L1 के बराबर है, L1 का n गुना है। तो यहां से देखिए हम L1 बटा L2 का मान अगर निकाल लें, L1 बटा L2 का मान, तो काम हमारा आसान हो जाए। तो यहां से देखिए अगर L1 बटा L2 निकाला जाए, L1 बटा L2, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 बटा n के बराबर होगा, 1 बटा n के बराबर होगा। अब इस केस में देखिए L1 बटा L2 की जगह पर अगर 1 बटा n रख दिया जाए, तो यहां से क्या मिलेगा, R1 बटा R2 बराबर होगा 1 बटा n का स्क्वायर, या इसको उल्टा कर दे, R2 बटा R1 ये बराबर हो जाएगा n स्क्वायर बटा 1, तो 1 नीचे रहेगा तो नहीं लिखेंगे, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, तो यहां से देखिए R2 बराबर हमको मिल जाएगा, R2 बराबर n स्क्वायर इंटू R1। ये फार्मूला
डायरेक्ट ये ऑप्शनल प्रश्न इस पर पूछा जा सकता है कि अगर किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए n का मान 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। अगर किसी तार की लंबाई को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना होगा, तो यहां 3 रखेंगे तो 9 गुना हो जाएगा। तो यह सीधा प्रश्न पूछा जाता है। और हम जानते हैं अगर लंबाई n गुना कर रहे हैं तो प्रतिरोध, तो उसकी त्रिज्या घटके 1/n गुना रह जाएगी। तो एक दूसरा रूप भी पूछा जा सकता है त्रिज्या के रूप में, यदि तार को खींचकर उसकी त्रिज्या 1/n गुनी कर दी जाए तब, तो त्रिज्या के रूप में क्या हो जाएगा देखिए। तो अब की बार कहा जा रहा है कि तार को खींचकर उसकी त्रिज्या 1/n गुना किया जा रहा है, मतलब R2 की वैल्यू R1 का 1/n गुना है। 1/n गुना किसका, R1 का, ये दिया हुआ है। R2 इक्वल टू 1/n इंटू R1, प्रारंभिक त्रिज्या का 1/n गुना है R2। तो अब देखिए यहां से R2/R1 का मान अगर निकालें तो यहां से R2/R1 देखिए क्या आएगा, R2/R1 इक्वल टू, इस R1 को नीचे लाएंगे तो ये 1/n के बराबर हो, 1/n के बराबर हो। अब R2/R1 की जगह पर यहां अगर 1/n रख दे तो R1/R2 का हमें मान मिल जाएगा। तो यहां से देखिए R1/R2 बराबर, R2/R1 की जगह पे 1/n रखेंगे तो ये 1/n पावर 4, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 का पावर 4 1, और यहां n पावर 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो यहां से देखिए R2 इक्वल टू क्या आएगा, R2 इक्वल टू n पावर 4 इंटू R1, ये मिल जाएगा। अगर हम किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या 1/n गुनी कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध n पावर 4 गुना हो जाता है। त्रिज्या अगर 1/n गुना करेंगे तो प्रतिरोध n पावर 4 गुना हो जाएगा। मतलब हम अगर किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या आधा कर दें, इस तरीके से कहा जाए कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या आधा की जाती है तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो आधा मतलब 1/2, यानी n का मान 2 रखना पड़ेगा। भाई 1/n कहा गया है ना, त्रिज्या 1/n गुनी कर दी जाए तो 1/n गुना, अगर 1/2 गुना कह रहे हैं तो n का मान 2 हो गया, इसमें 2 रख देंगे n का मान, तो 2 पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 पावर 4 मतलब 16, तब प्रतिरोध उसका 16 गुना बढ़ जाएगा। यानी त्रिज्या अगर आधी कर रहे हैं तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा, और लंबाई को अगर दुगना कर रहे हैं, अगर लंबाई को दुगना कर रहे हैं तो प्रतिरोध 4 गुना होगा, यह ध्यान रखिए। तो ये महत्वपूर्ण केस है, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अब आ जाइए अपने मूल टॉपिक पर। विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ रहे थे, विशिष्ट प्रतिरोध का हमने सूत्र RLA के पदों में देखा। अब इसका धातु प्रांचलों के पदों में, धातु प्रांचल पैरामीटर्स मतलब जो धातुओं के भीतर वाली क्वांटिटी है, राशियां हैं, जैसे उसमें एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, इन सब पर निर्भरता अगर देखा जाए तो धातु प्रांचलों के पदों में हम विशिष्ट प्रतिरोध को लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र लिया जाएगा वो धातु प्रांचलों के पदों में कहा जा रहा है। हां, धातु का विशिष्ट प्रतिरोध धातु के प्रांचलों के पदों में
विशिष्ट प्रतिरोध धातु के प्राचलों के पदों में, मतलब पैरामीटर्स। तो अब पीछे विशिष्ट प्रतिरोध रो का सूत्र हम क्या पढ़ चुके हैं, रो इक्वल टू आर ए बटा एल, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। और ओम के नियम में वैद्युत प्रतिरोध आर का मान पैरामीटर्स के रूप में निकाला जा चुका है। आर का मान क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध आर का मान ml अपॉन ml, देखिए ml अपॉन ne स्क्वायर ए टाउ, ये याद रखिए, ये भी डायरेक्ट प्रश्न आर का सूत्र पूछ सकता है। तो आर इक्वल टू ml अपॉन ne स्क्वायर ए टाउ, इसमें एल और ए भी शामिल है, ध्यान रखिएगा एल और ए, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और जो मूल प्राचल है इन पर भी निर्भरता है, यानी धातु के जो तार के पदार्थ का लाक्षणिक गुण है उस पर भी निर्भर करता है और साथ साथ लंबाई और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो अब इस आर का मान इसमें रख दिया जाए तो ये पैरामीटर्स के पदों में रो हमको मिल जाएगा। रो इक्वल टू आर की जगह पर हम लिख सकते हैं ml अपॉन ne स्क्वायर ए टाउ इंटू ए अपॉन एल। अब यहां देखिए ए से ए कैंसिल हो रहा है और एल से एल कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा, रो का यहां फार्मूला हमको मिल जाएगा, रो इक्वल टू ऊपर है m अपॉन नीचे एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ, ये मिल जाएगा। अब इसमें देखिए ना तो लंबाई है ना ही क्षेत्रफल, तो लंबाई और क्षेत्रफल पर विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, विशिष्ट प्रतिरोध द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक समान होगा और एक ही प्रकार का अगर धातु का चालक है, एक ही पर धातु का अगर चालक तार लिया गया तो उन सभी में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी, यानी इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन का वो समान होगा, चाहे तार छोटा हो या बड़ा हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व समान होगा। ई का मान फिक्स होता है, टाउ श्रांतिकाल है, तो एक ही धातु चालक के लिए श्रांतिकाल भी नियत होता है, फिक्स होता है। यहां से देखिए श्रांतिकाल और विशिष्ट प्रतिरोध पर भी निर्भरता है। श्रांतिकाल द्युत क्रमानुपाती है विशिष्ट प्रतिरोध की, अगर किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल घटेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा। श्रांतिकाल की निर्भरता ताप पर भी है, तो हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की निर्भरता ताप पर भी देख सकते हैं, आगे देखा जाएगा। अब देखिए यहां से हमको क्या मालूम चल गया, रो इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, मतलब यह चालक के जो तार लिया गया है तार के पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है, यह आकार पर निर्भर नहीं करता, यह यहां से क्लियर हो रहा है। अब आगे देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, जैसे वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते थे, ठीक उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का अगर व्युत्क्रम ले लिया जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहेंगे, या कहीं कहीं विशिष्ट वैद्युत चालकता लिखा मिल सकता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो अब हम आगे विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो सीधा हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को या विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को ऐसा भी कहा जा सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम या प्रतिलोम, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं।
विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब इसका जो सिंबल है सिग्मा, विशिल शेप सिग्मा, यानी सीटी के आकार में जो सिग्मा बनता है, ये सिग्मा से इसको प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते थे। यहां हम सिग्मा इक्वल टू 1/रो दिखाएंगे। परिभाषा से विशिष्ट प्रतिरोध का भी उत्क्रम ले ले तो विशिष्ट चालकता प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए रो का फार्मूला पढ़ चुके हो, रो इक्वल टू E/J होता था, तो यहां हम सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, J/E। यहां से अगर मान देखा जाए कि रो इक्वल टू होता था E/J, तो इसको अगर हम उलट दें तो 1/रो करेंगे, 1/रो करेंगे तो J/E। अब इस देखिए 1/रो किसके बराबर है, सिग्मा के, तो यहां से हमको सिग्मा बराबर क्या मिल रहा है, सिग्मा बराबर J/E, ये मिल रहा है, सिग्मा बराबर J/E, यानी विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में यह संबंध मिल गया। विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में यह संबंध मिल गया। इस संबंध को इस रूप में भी दिखा सकते हैं, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये मिल गया। अब इसको अगर सदिश रूप में लिखें तो धारा घनत्व सदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। यहां से भी हम दिखा सकते हैं J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये सदिश रूप में दिखाया जा सकता है। देखिए ओम के नियम से हमको क्या मिला था, ओम के नियम से क्या मिला था भाई, ओम के नियम से यह मिला था कि धारा जो होती है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होती है, वैद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती धारा होती है। और यहां क्या मिल रहा है, तो ये सिग्मा जो है विशिष्ट चालकता, ये भी तार के पदार्थ का लाक्षणिक गुण ये भी है। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध लाक्षणिक गुण होता है, ठीक उसी प्रकार विशिष्ट चालकता भी तार के पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। ये सीधे पदार्थ पर निर्भर करता है, आकार पर इसकी निर्भरता नहीं है। तो अब हम इसको अगर यहां से प्रपोजनलिटी के रूप में लिखे तो J प्रपोजनल होगा E के। ये धारा है और धारा किस पर निर्भर करती है, वैद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती। अब वैद्युत विभवांतर ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला एक अदिश राशि है, भौतिक राशि है, जो वैद्युत आवेश के गुणों की व्याख्या करता है, एक अदिश राशि के रूप में वैद्युत विभव है। और यहां J क्या है भाई, वैद्युत धारा अदिश है तो वैद्युत विभव अदिश के साथ अनुक्रमानुपात बना रहा है, और यहां धारा घनत्व तो सदिश राशि है, तो यह वैद्युत आवेश की व्याख्या करने वाला जो सदिश रूप है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके साथ यह अनुक्रमानुपात दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों में सिमिलरिटी दिख रही है, ये दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है कि I प्रपोजनल भी, J प्रपोजनल E, V और E ये दोनों ही वैद्युत आवेश के गुणों की व्याख्या करने वाली राशि है, और ये अदिश व्याख्या करता है और ये सदिश व्याख्या करता है। एक ही राशि की व्याख्या करने के लिए ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहां देखिए धारा है और ये धारा घनत्व है, तो इन दोनों में भी बस अंतर केवल बस वही क्षेत्रफल का है, अभिलंबोत क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा I/E है, तो इसमें क्षेत्रफल का अनुपात ले लिया गया है। ये सदिश है, सदिश रूप है धारा का, और ये वोल्टेज का सदिश रूप है वैद्युत क्षेत्र। तो अगर I प्रपोजनल भी ओम का नियम कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं G प्रपोजनल E भी ओम के नियम के सदृश ही है। इसीलिए इस J बराबर सिग्मा E को ओम के नियम का सदिश स्वरूप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओम के नियम का सदिश स्वरूप। ओम के नियम का सदिश रूप कहलाता है, या इसको सूक्ष्म रूप कह सकते हैं। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी इसको कहा जा सकता है, J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। तो देखिए सिग्मा का अगर हमें मान लीजिए मात्रक बताना है, सिग्मा मतलब विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक कैसे निकालें, विशिष्ट चालकता का मात्रक
यानी सिग्मा का, तो सिग्मा का मात्रक तभी मिलेगा जब रो का मात्रक मिले। रो का मात्रक बताया जा चुका है। इस सिग्मा का अगर मात्रक निकाले तो इसका मात्रक क्या होगा, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर कहा गया, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर कहा गया। तो इसको हम अंश में ले जाएंगे तो इसको हम ओम मीटर का इनवर्स कह सकते हैं, ओम मीटर इनवर्स। ये हो जाएगा विशिष्ट चालकता का मात्रक, या इसको अलग अलग भी करके दिखा सकते हैं, ओम -1 और मीटर पावर -1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब विशिष्ट चालकता का अगर विमीय सूत्र निकाला जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध के विमीय सूत्र का हम व्युत्क्रम करके लिख सकते हैं। देखिए अब विमीय सूत्र कैसे निकालें। सिग्मा का विमीय सूत्र, सिग्मा का अगर विमीय सूत्र निकालना है तो रो का विमीय सूत्र निकालना होगा। रो का विमीय सूत्र कैसे निकाला गया था, रो का विमीय सूत्र हम निकाल चुके हैं, पीछे निकाला जा चुका है, ml3 t-3 a-2 ml3 t-3 a-2, ये पीछे निकाला जा चुका है। चेक भी कर सकते हो, अगर नहीं याद है तो तुरंत चेक कर लो। जितनी बार निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही यह आसान होता जाएगा। देखिए रो इक्वल टू आया था r इंटू a/l, r इंटू a/l, ये आया था। r का विमीय सूत्र क्या निकाला गया था, r का विमीय सूत्र निकाल चुके हो, ml2 t-3 a-2 करके निकाला गया था। तो इससे भी निकाल सकते हो। r का देखिए क्या निकाला गया था, W/Q और Q इंटू टी यानी I² करके निकाला गया था, और यहां से मिला था ml2 t-2, और नीचे एक t और ऊपर गया था तो t-3 हुआ था, और a⁻−2 हो गया था। ये r का आया था। अब r का अगर यहां रखेंगे, देखिए r का विमीय सूत्र यहां रखेंगे तो एक l केवल मल्टीप्लाई होगा, a² में L2 और नीचे एक l कैंसिल हुआ, एक l इसमें मल्टीप्लाई होके l की एक घात बढ़ जाएगी यानी l⁻3 हो जाएगा। तो वही चीज यहां लिखा गया है, ml3 t-3 a-2, सेम है। तो अब यहां से इसको ऊपर ले चलिए, हमें विशिष्ट चालकता का विमीय सूत्र लिखना है, तो m ऊपर जाएगा तो m⁻−1 कर देंगे, l⁻−3 हो जाएगा, t⁻3 आएगा और a⁻2 आएगा, ये हो जाएगा। सिग्मा का हम विमीय सूत्र कह सकते हैं। ये सिग्मा का विमीय सूत्र हमको इस प्रकार से प्राप्त होगा। इस तरीके से विशिष्ट चालकता हो चुका और संबंध हमने बता दिया धारा घनत्व के साथ इसका। अब आगे हमें ताप पर निर्भरता जाननी है कि किस प्रकार से प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता होती है। देखिए अगला टॉपिक है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, तो ताप में और प्रतिरोध में, अब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता इन दोनों में समान तरह का परिवर्तन होगा, क्योंकि प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र में क्या देखा गया कि R इक्वल टू रो L/A, और रो इक्वल टू करे तो A/L के रूप में आ रहा था, और रो का हमने प्राचलों के पदों में सूत्र निकाला था तो m/ne² टाउ करके आया था। मतलब रो जो है वो L और A पर निर्भर नहीं करता, लेकिन R रो पर, यानी रो जितने पर रो निर्भर करता है, जिन जिन प्रांचलों पर, उन पर R भी निर्भर करता है, और साथ साथ L और A पर भी निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं
जो प्रॉपर्टी आर पर लागू होगी वो रो पर लागू हो सकती है। मतलब ताप के साथ अगर जोड़ा जाए तो अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से प्रतिरोधकता बढ़ेगा, और प्रतिरोध अगर घट रहा है तो प्रतिरोधकता भी घटेगा। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता यह समान रूप में चलेंगे। तब आगे हम देख रहे हैं प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो देखिए पहला, अगर हम धातुओं का चालक का ले ले, धातु चालकों का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए धातुओं या चालकों की बात कर रहे हैं, चालकों का ताप बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। धातुओं या चालकों का ताप बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? वैद्युत प्रतिरोध कह दिया गया बढ़ता है, क्या कह रहा है, क्यों बढ़ता है? और इसको अगर हम गहराई से देखें तो हम जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिक मात्रा में, और जब ताप बढ़ाया जाएगा तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है उसमें वृद्धि हो जाएगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि होगी, और वेग में अगर वृद्धि हो रही है तो निश्चित ही श्रांतिकाल में कमी होगी। श्रांतिकाल क्या है? दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय। तो श्रांतिकाल घटेगा, वेग में वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार से। और वेग जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है। Vrms ये प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टी के, अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है। ये ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाएगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ेगा, और उसमें जो धनायन होंगे उन धनायनों में कंपन बढ़ जाएगा। धनायन बद्ध आवेश होते हैं, जो परमाणु धन आवेशित हुए हैं वो बद्ध होते हैं, लेकिन कंपन उसमें होता है। ताप बढ़ने पर कंपन और तीव्र गति से होने लगेगा, जिसके कारण माध्य मुक्त पथ, औसत माध्य मुक्त पथ भी घट जाएगा। औसत माध्य मुक्त पथ घटने के कारण टक्कर उसमें जल्दी जल्दी होगा, टक्कर जल्दी होगा, मतलब श्रांतिकाल में कमी आएगी, श्रांतिकाल घटेगा, Vrms बढ़ेगा। तो यह सब परिवर्तन साथ साथ होता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि धातुओं का या चालकों का ताप बढ़ने पर उसका वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब किस रूप में बढ़ता है? वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाएगा, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा ताप बढ़ने पर, और ताऊ में कमी आएगी। ताप बढ़ने पर यहां देखिए आर ये प्रोपोर्शनल होता है 1/τ। जब श्रांतिकाल घटेगा तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा, और श्रांतिकाल अगर घट रहा है तो निश्चित ही माध्य मुक्त पथ भी घट जाएगा, माध्य मुक्त पथ भी घटेगा, और माध्य मुक्त पथ घट रहा है तो Vrms बढ़ेगा। यानी टाउ जो है ये लैम्डा और Vrms का अनुपात होता है, ये पीछे बताया जा चुका है। Vrms बराबर लैम्डा अपॉन टाउ, या टाउ इक्वल टू लैम्डा अपॉन Vrms। ये श्रांतिकाल है, और लैम्डा माध्य मुक्त पथ, और यह वेग है Vrms, RMS वैल्यू वर्ग माध्य मूल वेग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। तो इन सभी मानों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि धातुओं का ताप बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। अब मान लीजिए किसी क्षण, देखिए मान लिया हमने कि जब वैद्युत प्रतिरोध R0 है, वैद्युत प्रतिरोध R0 है, तो उस समय ताप उसका T है, ताप T है, या हम कह रहे 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री सेल्सियस है। कोई चालक है, इसके लिए एक फार्मूला दिखाया गया है, देखिए उस फार्मूले से भी क्लियर हो जाएगा, ज्यादा थ्योरी लिखने मतलब नहीं है। RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ये फार्मूला। RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी,
जहां R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध है। R0 इसमें क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध है। और RT ये T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर T डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर हम प्रतिरोध की गणना करें तो R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, और इसमें अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, तो अल्फा को हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। इसी के अनुरूप चालकों का वैद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ने पर परिवर्तित होता है इस फार्मूले के अनुसार, इस फार्मूले की तरह कि RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, इस रूप में। देखिए अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करें तो R0 और प्लस अल्फा टी इंटू R0, R0 का अल्फा टी गुना हो जाएगा, यानी अल्फा ताप प्रतिरोध ताप गुणांक है। अगर इसका 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम ले लिया जाए, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम ले लिया जाए और इसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए, तब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए इसी फार्मूले में यदि R0 इक्वल टू 1 ओम ले लिया जाए और साथ में T इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया जाए, तब यहां से RT कितना आएगा, RT कितना आएगा, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर, 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोध में कितना वृद्धि होगा, वही चीज यहां से हम निकालना चाहते हैं। तो RT इक्वल टू R0 को 1 लिया गया है और यहां 1 प्लस ये हो जाएगा अल्फा और इंटू टी का मान 1 हो जाएगा। यहां देखिए ओपन करें तो ये 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। RT इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, 1 क्या था, 1 प्रारंभिक प्रतिरोध था, तो प्रारंभिक प्रतिरोध में अल्फा की वृद्धि हो रही है, अल्फा की वृद्धि हो जा रही है। तो अगर किसी चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध 1 ओम हो, अगर किसी चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध 1 ओम हो और उसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो उसमें प्रतिरोध ताप गुणांक के बराबर यानी अल्फा की वृद्धि हो जाएगी उसके वैद्युत प्रतिरोध। अब अल्फा क्या होता है, तो अल्फा का देखिए हम इसी सूत्र से अगर अल्फा का मान निकालें तो अल्फा का सूत्र देखिए क्या मिल जाएगा हमको, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। इस फार्मूले से हम प्रतिरोध ताप गुणांक को निकालते हैं और इसका मात्रक अगर कहा जाए तो प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस ये मात्रक होता है। ताप प्रतिरोध ताप गुणांक इस सूत्र से निकालेंगे। अब अधिकांश चालकों के लिए अल्फा का मान 1/273 के बराबर होता है। अल्फा का मान अधिकांश चालकों के लिए 1/273 के बराबर होता है, 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस। यह अधिकांश चालकों के लिए है। अब इस सूत्र में अगर मान रखा जाए तो यहां से हमें वो संबंध भी मिल सकता है। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, इस वैल्यू को अगर रख दिया जाए तो क्या मिलेगा, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1/273 इंटू टी, ये लिख दिया गया। सॉल्व कर लिया जाए, R0 यहां एलसीएम 273 ले लें, ये 273 ऊपर मल्टीप्लाई होगा प्लस टी, टी डिग्री सेल्सियस में ताप है और 273 अगर जोड़ दिया जाए तो यह परम ताप के रूप में बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। तो इसी फार्मूले को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, R0 अपॉन 273 इंटू ये केल्विन ताप बन जाएगा T। ये
यहां से क्या मिल गया कि T डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि अगर किया जा रहा है तो हमको परम ताप कैपिटल T मिल जाएगा। तो यहां वैद्युत प्रतिरोध परम ताप के अनुक्रमानुपाती दिखाई दे रहा है कि ताप बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध चालक का बढ़ेगा, यह सिद्ध कर रहा है। तो यह हो गया पहला केस कि धातुओं या चालकों का ताप बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। अब इसका देखिए सेकंड केस। अगर हम धातुओं की जगह पर मिश्र धातु प्रयुक्त करें तो मिश्र धातुओं में क्या होगा? मिश्र धातुओं का ताप बढ़ने पर इसका भी वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, किंतु चालकों की तुलना में कम। वृद्धि तो हो रही है भाई, मिश्र धातु है, इसमें भी धातुओं का मिश्रण करके बनाया गया, तो मिश्र धातुओं का भी ताप बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन शुद्ध धातुओं की तुलना में वैद्युत प्रतिरोध में वृद्धि कम होगी, उसकी तुलना में कम वृद्धि होगी। तो इन दोनों का ही प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। अब धनात्मक है, इसका अधिक धनात्मक है और इसका कम धनात्मक है। प्रतिरोध ताप गुणांक दोनों का धनात्मक होता है। तो ताप में वृद्धि करने पर वैद्युत प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता इन दोनों की बढ़ती है। अब एक अगला केस देखिए, अगर हम अर्धचालक ले लें, अर्धचालक, भाई अर्धचालक का अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध इसमें घटता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता अचालकों से अधिक किंतु चालकों से कम होती है। ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता अचालक या विद्युत रोधी की तुलना में अधिक होती है परंतु चालकों की तुलना में कम होती है। इसमें भी विद्युत चालन जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन कम मात्रा में। लेकिन जब ताप में वृद्धि किया जाता है, तो ताप में वृद्धि करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकाएक बढ़ती है। तो ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। अरे इसमें श्रांतिकाल घटता हो, श्रांतिकाल घटेगा, श्रांतिकाल घटेगा लेकिन उसका प्रभाव कम रहेगा। यहां मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एकाएक वृद्धि होने से वैद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है। और वैद्युत चालकता अगर बढ़ रहा है तो वैद्युत प्रतिरोधकता उसका निश्चित ही घट जाएगा। यानी प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है अर्धचालकों का वो ऋणात्मक होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अब अर्धचालक में हम कह सकते हैं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिलीनियम, इस तरीके से ये जितने भी पदार्थ कहे जा रहे हैं ये अर्धचालक पदार्थ होते हैं। और अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध घटता है, चालकता उसकी बढ़ती है, प्रतिरोध ताप गुणांक इसका ऋणात्मक होता है। अब एक वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्यों का ताप बढ़ाने पर
वैद्युत प्रतिरोध इसका भी घटता है। वैद्युत प्रतिरोध घटता है। क्यों घटता है? तो वैद्युत प्रतिरोध का अगर ताप बढ़ेगा तो उसकी श्यानता कम हो जाएगी। वैद्युत प्रतिरोध का अगर वैद्युत अपघट्य का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी श्यानता में कमी आएगी। श्यानता में कमी आने के कारण उनके आयनों को चलने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। वैद्युत अपघट्य में क्या होंगे? आयन। तो आयनों को चलने में आसानी होगी और अधिक वेग से आयन चलने लगेंगे। तो आयन का वेग आसानी से बढ़ जाएगा, उनमें आसानी आ जाएगी। श्यानता, ताप बढ़ने पर इसमें चालकता बढ़ जाती है और चालकता बढ़ता है तो वैद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निश्चित ही घटता है। तो इस प्रकार ये धातु, मिश्र धातु, अर्धचालक और वैद्युत अपघट्य में ताप पर हमने निर्भरता देखा। अब एक विशेष गुण है अतिचालकता। अतिचालकता क्या होता है? सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता अतिचालकता ये क्या होता है? देखिए, अतिचालकता एक विशेष गुण होता है। कुछ पदार्थ इस प्रकार से होते हैं कि अगर उन पदार्थों को ठंडा किया जाए, अगर कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, कुछ इस प्रकार से भी पदार्थ होते हैं कि यदि उनका ताप कम किया जाए, मतलब ठंडा करें, तो अगर उनका ताप कम करते जाए धीरे धीरे, यानी उनको लगातार हम ठंडा करते जाए, तो एक विशेष ताप से नीचे ठंडा होने पर, एक विशेष ताप से नीचे अगर वो ठंडा हो रहा है पदार्थ, तो उसका वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा? भाई हम यहां पदार्थ की बात कर रहे हैं तो चालक के अनुरूप लेंगे। जैसे चालकों में ताप बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने पर वैद्युत प्रतिरोध घटता है। तो अगर हम किसी पदार्थ का ताप घटाएंगे तो उसका वैद्युत प्रतिरोध घटना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं कि जिनको ठंडा किया जाए, अगर धीरे धीरे ठंडा करते जाए लगातार, तो एक निश्चित ताप तक, अगर एक विशेष ताप के नीचे ठंडा करने पर उनका वैद्युत प्रतिरोध घटके शून्य हो जाता है। कुछ ऐसे भी पदार्थ प्रकृति में है कि उनको अगर हम धीरे धीरे ठंडा करते जाएं तो एक विशेष ताप के नीचे ठंडा करने पर, एक विशेष ताप के नीचे आने पर उनका वैद्युत प्रतिरोध एकाएक घटके शून्य हो जाता है। इसी गुण को अतिचालकता कहते हैं। इसी गुण को अतिचालकता कहते हैं कि अगर हम किसी पदार्थ का ताप धीरे धीरे घटाते जाएं तो एक ऐसा विशेष ताप मिलेगा कि उस ताप के नीचे जैसे बढ़ेंगे एकाएक वैद्युत प्रतिरोध उसका घटकर शून्य हो जाएगा, कोई प्रतिरोध कार्य नहीं करेगा। मतलब अगर धारा अगर उसमें हम प्रवाहित करें तो वह संपूर्ण धारा बिना ऊर्जा क्षय के बनी रहेगी। हम महीनों, घंटों, दिनों, सालों तक उसमें अगर धारा प्रवाहित करते रहे तो उस धारा में बिल्कुल हानि नहीं होगी। इस प्रकार के पदार्थ को अतिचालक पदार्थ कहते हैं और उनके इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। जो एक घटना हो रही है कि ताप घटाने पर एक विशेष ताप के नीचे एकाएक वैद्युत प्रतिरोध को शून्य हो जाने की घटना, एकाएक वैद्युत प्रतिरोध के शून्य हो जाने की इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। और जिस ताप पर यह घटना होती है, यानी जिस ताप पर वैद्युत प्रतिरोध शून्य होता है, उस ताप को हम संक्रमण ताप कहते हैं। वह ताप उस पदार्थ के लिए संक्रमण ताप होगा और यह ताप बहुत ही निम्न होता है केल्विन में। यह ताप केल्विन में होता है। 0.1 केल्विन से 10 केल्विन के भीतर ही सब कुछ होता है। जैसे पारे के लिए कहा जाए तो पारे के लिए संक्रमण ताप 4.2 केल्विन है। पारे को अगर 4.2 केल्विन ताप तक अगर हम ठंडा कर दें तो इस ताप पर उसका वैद्युत प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाएगा।
इसी प्रकार अन्य पदार्थ भी हैं, जैसे टिन। टिन है, देखिए टिन, ये पारे के लिए है। पारे का ये संक्रमण ताप है। पारे का संक्रमण ताप 4.2 केल्विन होता है। टिन का अगर लिया जाए तो टिन का संक्रमण ताप होता है 3.7 केल्विन, टिन का होता है। और भी है, ये पारा हो गया, टिन हो गया, और इसके अलावा एक है, क्या कह सकते हैं, एक पदार्थ और है, सीसा, सॉरी लेड। हाँ, लेड एक टिन है और एक सीसा है। ये इसका संक्रमण ताप होता है 7.2 केल्विन। ये 3 पदार्थ ध्यान रखेंगे। और बाकी इनके अलावा अगर कोई पदार्थ ले रहे हैं तो उन सबका संक्रमण ताप इनसे काफी कम होगा, यानी 1 केल्विन से भी कम हो सकता है। 1.7 या 1 केल्विन, मतलब ये मैक्सिमम 7.2, फिर 4.2, फिर 3.7। इन तीनों वैल्यूज को याद रख सकते हैं। इनमें से पूछा जा सकता है कि अतिचालक पदार्थ क्या होते हैं, उनकी अतिचालकता के गुण को या संक्रमण ताप को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि पारे का संक्रमण ताप 4.2, टिन का 3.7 और शीशे का 7.2 केल्विन होता है। तो इन पदार्थों को अतिचालक पदार्थ, उनके एकाएक वैद्युत प्रतिरोध के शून्य होने का जो घटना हो रहा है, इसी घटना को हम अतिचालकता कहते हैं। और इस अतिचालक वाले गुण का उपयोग वैद्युत धारा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे विद्युत उत्पादन यहां किया जा रहा है, अगर हमें आवश्यकता नहीं है विद्युत धारा की, तो उत्पादन करके उसको स्टोर करने की आवश्यकता होती है। कहां स्टोर करें, तो इसी अतिचालक पदार्थ के छल्ले में विद्युत धारा का उत्पादन करके उसको डाल दिया जाता है, और उसी में वो लंबे समय तक बिना क्षय हुए बना रहता है। और मांग के अनुसार जब मांग बढ़ती है तब वहां से विद्युत धारा सप्लाई कर दिया जाता है। तो अतिचालक पदार्थ के बारे में आज पढ़ा गया। इस प्रकार हम लोग अब बिल्कुल इस टॉपिक के, इस चैप्टर के बिल्कुल अंत में पहुंचने वाले हैं। अब इसमें 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, कार्बन प्रतिरोध और वर्णक्रम, और साथ में प्रतिरोधों का संयोजन। तब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।